नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सर्वाइवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इस सीरीज में हम आज चर्चा करने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में। तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी का यह 9वां अध्याय है और इसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण या उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं, तो सभी जनपदों पर यहाँ पर उत्तराखंड के जो परीक्षा वाणी में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो उन सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम पौड़ी गढ़वाल जनपद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल जनपद की बात करें तो 1815 से 40 तक यह ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी रहती है श्रीनगर। यानी अगर हम थोड़ा सा उत्तराखंड के इतिहास में जाएं तो 1815 में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है और जो उससे पहले 1804 से खुरबुड़ा के युद्ध होता है 14 मई 1804। तो यहाँ पर खुरबुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है और गोरखा शासन गढ़वाल पर और यहाँ पर पूरे यानी संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1815 से यहाँ गोरखों के खिलाफ अंग्रेज़ों के द्वारा युद्ध किया जाता है और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय होती है और उसके बाद 1815 से 1947 तक यानी आज़ादी के समय तक यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित होता है। तो इसी क्रम में 1815 से 40 तक जो राजधानी रहती है तो गढ़वाल की यानी जो ब्रिटिश गढ़वाल था तो उसकी जो प्रारंभिक राजधानी रहती है तो उसकी राजधानी रहती है श्रीनगर। तो श्रीनगर पंवारों की भी राजधानी रहती है, लेकिन सुदर्शन शाह के द्वारा जब गढ़वाल राज्य की पुनर्स्थापना की जाती है या पंवार वंश की पुनर्स्थापना होती है तो उनसे राजधानी अंग्रेज छीन लेते हैं और राजधानी इसी क्रम में फिर श्रीनगर को ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी बना दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम पौड़ी गढ़वाल जनपद की बात करें तो एक जनपद या जिले के रूप में जो गठन होता है पौड़ी का 1839 में, तो 1839 में यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल एक जनपद बनता है और इसके बाद 1840 में जो राजधानी रहती है यानी 1815 से 40 तक राजधानी रहती है श्रीनगर में और 1840 में जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी रहती है तो श्रीनगर से स्थानांतरित कर पौड़ी ले जाई जाती है। तो पौड़ी को राजधानी बनाया जाता है 1840 में। और इसके अलावा परीक्षा वाणी की जो पुरानी पुस्तकें हैं तो पुराना प्रकाशन है तो उसमें हमें 1839 की जगह 1840 ही यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन मिलता है, लेकिन जो जनपद का गठन है तो 1839 में गठन हो जाता है, लेकिन राजधानी स्थानांतरित की जाती है 1840 में श्रीनगर से पौड़ी। इसके बाद हिल स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन के रूप में घोषित किया जाता है। तो 1992 में हिल स्टेशन घोषित हो जाता है पौड़ी और 1969 में यानी 1 जनवरी 1969 में जब गढ़वाल मंडल का गठन होता है तो उसका मुख्यालय भी पौड़ी में बनाया जाता है। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी पौड़ी है और जो ब्रिटिश गढ़वाल था तो उसका मुख्यालय भी श्रीनगर से पौड़ी बनाया जाता है 1840 में। जो यह नगर है तो कंडोले पहाड़ी की ढाल पर यह स्थित है, 1650 मीटर की ऊंचाई पर है और पौड़ी गढ़वाल जनपद का सर्वोच्च जो शिखर है तो यह झंडीदार पहाड़ी है। तो झंडीदार पहाड़ी सर्वोच्च यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका जो अधिकांश भाग है तो शिवालिक और थोड़ा बहुत इसका जो भाग है तो मध्य हिमालय के अंतर्गत भी आता है और निचला जो क्षेत्र है पौड़ी का वह भाबर और तराई के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पौड़ी से अलग जिलों के गठन की बात करें तो पौड़ी का कुछ भाग तो इससे चमोली जनपद का गठन किया जाता है। तो पौड़ी गढ़वाल से चमोली जनपद का गठन होता है 24 फरवरी 1960 और ये 3 जिले एक साथ बनाए जाते हैं जो सीमांत जिले हैं, हमारे उत्तरी सीमांत जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो यहाँ पर पौड़ी से चमोली को बनाया जाता है और इसके अलावा जब 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद का गठन होता है तो उसमें पौड़ी से कुछ भाग लिया जाता है, तो इससे भी पौड़ी जनपद से अलग कर बनाया जाता है। हिमालय के अर्धवृत्त के रूप में यहाँ पर अनुपम दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो हिमालय का अर्धवृत्त के रूप में यहाँ पर अनुपम दृश्य हमें पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न हिस्सों से देखने को प्राप्त होते हैं। नगर का जो ऊपरी भाग है तो इसके 5 किलोमीटर लंबाई में सघन वन मौजूद हैं। तो यहाँ पर पौड़ी में सर्वाधिक वन भी हैं और नगर का जो ऊपरी भाग है तो इसमें 5 किलोमीटर की लंबाई में सघन वन पाए गए हैं। एशिया में दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित जो स्टेडियम है रांसी स्टेडियम, तो यह भी पौड़ी में है। तो एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है रांसी जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। इसके अलावा यहाँ पर अचनबी यानी हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय परिसर
और इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी भी पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और इसके अलावा 24 दिसंबर 2001 को, यानी जब राज्य बना तो उसके बाद यहाँ पर 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा जाता है, यानी टिहरी और पौड़ी को यहाँ पर जोड़ा जाता है पुल के माध्यम से 24 दिसंबर 2001 को। इसके अलावा जिले के कुछ भाग यानी भाबर को छोड़कर अधिकांश इसका जो हिस्सा है तो वह पर्वतीय है। तो अधिकांश भाग पौड़ी का पर्वतीय है। और इसके दर्शनीय स्थलों की बात करें तो क्यू कालेश्वर महादेव मंदिर है, भीम की मगरी यहाँ पर जलधारा है, नागदेव मंदिर है, भादों की मगरी है, खिरसू पर्यावरण एक पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है, ज्वालपा धाम मंदिर है, इंद्रकील पर्वत है या इंद्रकील पहाड़ी है, और कंडोलिया मंदिर यहाँ पर मौजूद है। तो पौड़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके बाद यहाँ का जो प्रमुख नगर है और पंवारों की राजधानी भी रही, जैसा अभी हमने जाना, या ब्रिटिश काल में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी भी रहती है 1840 तक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नगर है और अलकनंदा के बाएं तट पर यह नगर स्थापित है। तो और वर्तमान में गढ़ राजाओं के जो यहाँ पर जो राजधानी थी तो श्रीनगर में थी, गढ़ शासकों की राजधानी, और यह अजयपाल के द्वारा स्थापित की जाती है। इसके अलावा महिपत शाह के समय यह गौरवशाली स्थिति में आ गई थी। तो यहाँ पर जो ये फैक्ट है तो कई विद्वान इसको अस्वीकार करते हैं कि मानते हैं कि जो राजधानी है तो अजयपाल के द्वारा स्थानांतरित की जाती है, और उसके बाद यहाँ पर जब महिपत शाह का टाइम पीरियड आता है तो गौरवशाली स्थिति में आ जाते हैं। कई विद्वान बताते हैं कि महिपत शाह के द्वारा ही राजधानी यहाँ पर श्रीनगर को बनाया जाता है। इसके अलावा 1803 में नगर को काफ़ी क्षति होती है और गढ़वाल में एक भयंकर भूकंप आता है। तो यहाँ पर जो अजयपाल का भवन रहता है तो वह भी नष्ट होता है, इसमें काफ़ी क्षति पहुँचती है। और 1803 का भूकंप श्रीनगर को काफ़ी क्षति होती है। और इसके अलावा यहाँ पर अधिकार की बात करें तो 1804 से 15 गोरखा और 1815 से 1947 तक तो यह अंग्रेज़ों के अधीन रहता है। तो 1804 से 15 यहाँ पर गोरखा शासन रहता है और 1815 से 47 तक अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन प्रशासन उनके द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत यह शामिल होता है नगर। 1894 में यहाँ पर गौना झील टूटती है और गौना झील के टूटने से यहाँ पर अलकनंदा में बाढ़ आती है और श्रीनगर जो नगर है तो यह पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है और फिर इसको ऊपर पुनः जो नगर है तो उसको पुनः बसाया जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है 1894 को। तो यहाँ पर गौना झील जो बनती है वह टूट जाती है और उसके द्वारा यहाँ पर काफ़ी क्षति होती है नगर को। इसके अलावा 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी पौड़ी स्थानांतरित होती है और स्वतंत्रता के बाद जो पौड़ी जिला है तो यह अभिन्न अंग बनता है। स्वतंत्रता के बाद पौड़ी जो जिला है तो यह भारत और जो संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश है तो उसका अभिन्न अंग बनता है। और 1973 में यहाँ पर श्रीनगर में जो हेमवती नंदन बोगना गढ़वाल यूनिवर्सिटी है तो इसकी स्थापना की जाती है। 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इसके निकट ही सिरकोट में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई है जो कि टिहरी में आता है। इसके बाद श्रीनगर के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो श्रीनगर के निकट जो दर्शनीय स्थल हैं जिसमें कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, बद्रीनाथ से आने वाले सड़कों के जंक्शन पर यह स्थित है। तो यह जो नगर की बात करें तो इसमें कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, बद्रीनाथ से आने वाले जो पर्यटक हैं या तीर्थ यात्री हैं या श्रद्धालु हैं तो यह सभी सड़कों के जंक्शन पर यह स्थित नगर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नगर है यात्रा की दृष्टि से भी। और इसमें जो दर्शनीय स्थलों की बात करें तो विष्णु मंदिर, गरुड़ मंदिर, कटकेश्वर घस्या महादेव मंदिर, कमलेश्वर मंदिर। तो कमलेश्वर मंदिर यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है, संतान प्राप्ति के लिए भी इसे माना जाता है। कल्याणेश्वर मंदिर है और किंकलेश्वर मंदिर, ये प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं या प्रमुख मंदिर हैं। इसके अलावा यहाँ पर काली कमली मंदिर है, राजराजेश्वरी मंदिर है, गोरखनाथ गुफाएँ हैं, अष्टावक्र मंदिर है, मंजू घोष मंदिर है और महेंद्रांचल पर्वत, और इसके साथ ही इंद्रकील मणिकनाथ मंदिर यहाँ पर महेंद्रांचल पर्वत पर स्थित हैं। तो ये कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जो श्रीनगर के निकट स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर धारी देवी मंदिर है और धारी देवी मंदिर की बात करें तो श्रीनगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर कलियासोड़ में यह मंदिर स्थित है। और यह जो मंदिर है तो धारी देवी मंदिर माँ काली
को समर्पित मंदिर है। और यहाँ पर मान्यता है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है तो धारी देवी मंदिर में जो मुख्य मूर्ति है तो उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। और जो धारी देवी मंदिर है जो प्राचीन मंदिर था, तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के कारण वहाँ पर बांध बनाया गया है और जो प्राचीन मंदिर है वह पानी में डूब गया है। और प्राचीन मंदिर से ऊपर 21 मीटर पिलरों पर यहाँ पर नए मंदिर का निर्माण किया गया है। तो यह प्राचीन शिला और मंदिर पूरी तरह से डूबा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो निकट अन्य जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है सूम का भांडा, तो यह देवलगढ़ में स्थित है और देवलगढ़ पंवारों की प्राचीन राजधानी रह चुकी है। तो 1512 में माना जाता है कि जो अजयपाल शासक थे, गढ़वाल शासक, गढ़ों का एकीकरण करने वाले शासक, तो उनके द्वारा देवलगढ़ से राजधानी स्थानांतरित की जाती है श्रीनगर में। तो देवलगढ़ दूसरी राजधानी रहती है चांदपुरगढ़ के बाद। तो पंवारों की राजधानी रहती है, यहीं पर सोम का भांडा स्थित है। स्मारक है, प्राचीन समय में यह राजधानी भी थी और दीवारों पर यहाँ पर कूटलिपि में अंकित मिलते हैं। और साथ ही यहाँ पर प्राचीन जो नाथ सिद्ध हैं तो उनकी गुफाएं भी देवलगढ़ में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर राजराजेश्वरी का मंदिर भी है और यहाँ पर गौरजा देवी मंदिर भी है। तो अन्य कई प्रमुख स्थल यहाँ पर देवलगढ़ में मौजूद हैं। इसके बाद केशवराय मठ, तो केशवराय मठ की बात करें श्रीनगर के पास स्थित है और दक्षिण भारत के केशव राय द्वारा मंदिर का निर्माण किया जाता है 800 ईस्वी में। तो माना जाता है जो केशव राय थे तो ये दक्षिण भारत से यात्रा यानी तीर्थ यात्री के रूप में आते हैं यहाँ पर और बद्रीनाथ जा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि जो केशव राय थे तो इन्हें बीच में थकान होती है और वो कुछ समय आराम करते हैं। तो माना जाता है कि इनके स्वप्न में भगवान बद्रीनाथ आते हैं और उनके द्वारा आगे न बढ़ने की सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर मेरी मूर्ति स्थापित है ज़मीन के नीचे, उसको आप निकालिए और यहीं पर स्थापित करिए। तो यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है और वहीं पर मंदिर निर्माण होता है जिसको केसराय मठ या केशवराय मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है शंकर मठ, तो शंकर मठ की बात करें श्रीनगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका निर्माण शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था, यानी आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा शंकर मठ का निर्माण करवाया गया और इसके गर्भगृह में मूर्ति है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके बाद है श्रीनगर का प्रसिद्ध मंदिर है कमलेश्वर मंदिर। तो कमलेश्वर मंदिर के संबंध में मान्यता है कि भगवान राम के द्वारा यहाँ पर भगवान शिव की 1000 कमलों से उपासना की जाती है या तपस्या की जाती है और उनके द्वारा जब लगता है कि 1000 कमलों में से एक कमल कम है तो भगवान श्री राम के द्वारा यहाँ पर एक फूल की जगह यानी कमल के फूल की जगह अपनी आँख भेंट कर दी जाती है। तो यहाँ पर इसके कारण इसको कमलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर को संतति या पुत्रदाता मंदिर के रूप में मान्यता प्राप्त है या प्रसिद्धि प्राप्त है। और यहाँ पर जो संतान प्राप्ति की मनोकामना वाले लोग हैं तो बैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पर रात भर घी का दीपक पकड़कर खड़े रहते हैं और संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। और इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी को प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है और यह जो मंदिर है तो यह भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद अगला प्रमुख स्थल है पौड़ी में कोटद्वार। तो कोटद्वार की बात करें तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है और यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन भी है। तो सबसे कम रेलवे लाइन भी पौड़ी ज़िले में है और पौड़ी ज़िले का एकमात्र रेलवे स्टेशन भी है। यह जो नगर है कोटद्वार तो खो नदी के दाएं तट पर स्थित यह नगर है और इसके निकट ही मोर ध्वज का किला भी है। तो जो पुराने इसमें गढ़ों के खंडहर और भग्नावशेष से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो नगर है तो ऐतिहासिक दृष्टि में यह काफ़ी महत्वपूर्ण नगर है। और इसके पास जो दर्शनीय स्थलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम है तो यह है कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम की बात करें तो हेमकूट एवं मणिकूट पर्वतों के मध्य यह स्थित है और यह शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ये दोनों पर्वत आते हैं, हेमकूट और मणिकूट पर्वत। और कण्वाश्रम की बात करें तो मालनी नदी के तट पर यह स्थित है और वर्तमान में इसे चौकी घाट या चौका घाट के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन कालीन संस्कृति व शिक्षा का यह महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ पर माना जाता है कि कालिदास के द्वारा यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका तो उसकी रचना की जाती है यहीं कण्वाश्रम के पास। तो
और इसके अलावा यह जो स्थल है तो काफ़ी प्राचीन काल से काफ़ी प्रसिद्ध था। तो इसके कारण यहाँ पर विभिन्न ऋषि मुनि यहाँ पर आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं और उनके द्वारा तपस्या की जाती है, जिसमें महर्षि गौतम, विश्वामित्र, मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत के जन्म का साक्षी भी है। तो यहाँ पर महर्षि गौतम और विश्वामित्र के द्वारा तपस्या की जाती है। और उसके अलावा विश्वामित्र व मेनका की जो पुत्री रहती है शकुंतला, और राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत का जन्म भी इसी कण्वाश्रम में होता है। तो उनके प्रेम का भी साक्षी है और भरत के जन्म का भी साक्षी है। और माना जाता है कि जो राजा भरत थे तो उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में इस क्षेत्र को किसलय प्रदेश भी कहा है। और इसके अलावा इसके महत्व को पुनः जो स्थापित करने का जो कार्य किया तो डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा इस कार्य को किया गया, पुनः इसकी स्थापना की जाती है, इसका महत्व स्थापित किया जाता है। और यह जो कण्वाश्रम है तो विद्या अध्ययन का एक प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो यहाँ पर गढ़वाल में दो महत्वपूर्ण केंद्र रहते हैं विद्या अध्ययन के, जिसमें कण्वाश्रम है और दूसरा बद्रिकाश्रम है। तो कण्वाश्रम मालनी नदी के बाईं ओर पहाड़ी पर स्थित मंदिर है इसके पास ही, और इसमें कण्व और भरत तथा कश्यप की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और कण्वाश्रम में जो पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां हैं तो उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। तो यानी विद्या अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहता है कण्वाश्रम, जिसका प्राचीन नाम चौका घाट है। इसके बाद अगला जो प्रमुख स्थल है कालागढ़, तो कोटद्वार से 48 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रकृति प्रेमियों का यह आदर्श स्थल है, यानी पर्यटक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है। और यह रामगंगा नदी पर, इस पर जो पश्चिमी रामगंगा नदी है तो इस पर बांध बना हुआ है, जिसे कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है और दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा कोटद्वार में सिद्धवली मंदिर है और यह हनुमान जी को समर्पित मंदिर है। कोटद्वार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद अगला प्रमुख स्थल है दुगड्डा। तो दुगड्डा यह जो नगर है तो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस नगर की बात करें तो लंगूरगाड़ और सिलगाड़ दो छोटी नदियां हैं जिनका संगम यहाँ पर होता है दुगड्डा में। और दुगड्डा को बसाने का श्रेय की बात करें तो 19वीं सदी में पंडित धनीराम मिश्र के द्वारा दुगड्डा नगर की स्थापना की जाती है, अपने खेत में बसाया जाता है। उसके बाद यह नगर धीरे धीरे इसकी स्थापना होती है। और ब्रिटिश काल में जो यह नगर है तो गढ़वाल का प्रमुख व्यापारिक व राजनीतिक केंद्र बनता है। तो गढ़वाल में हम ब्रिटिश काल में जो भी प्रमुख आंदोलन होते हैं, चाहे कुली बेगार आंदोलन की बात करें या जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन थे, तो यानी उनका जो गढ़वाल क्षेत्र में जो राजनीतिक केंद्र के रूप में तथा यहाँ से जो प्रचार प्रसार है तो उसका मुख्य केंद्र जो बनता है गढ़वाल में आंदोलनों का, तो यह दुगड्डा क्षेत्र ही होता है। और इसके अलावा यहाँ पर साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल है, इनसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड भी इनको कहा जाता है, या चारण भी इन्हें कहा जाता है इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण। तो इनका जो साधना स्थल है तो यह भी दुगड्डा रहा है। तो इसे दुगड्डा को विभिन्न आंदोलनों को जागृत करने का श्रेय भी जाता है, जिसमें गढ़वाल के कुली बेगार प्रथा है, डोला पालकी आंदोलन है, आर्य समाज की स्थापना है और स्वराज प्राप्त की भावना है। और इसके साथ ही जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है तो लगातार उसमें जो दुगड्डा है तो इसका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है पूरे गढ़वाल पर। तो यह राजनीतिक केंद्र भी था और इसके साथ ही आंदोलनों का मुख्य केंद्र भी था। तो यहाँ पर दुगड्डा में बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती और स्वर्गीय बैरिस्टर मुकुंदी लाल यहाँ पर दुगड्डा में आते रहते हैं और यह स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का प्रमुख गढ़ के रूप में स्थापित होता है। इसके अलावा 1930 में यहाँ पर पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1930 में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आते हैं और उसके बाद दोबारा या पुनः 1945 में उनके द्वारा दुगड्डा की यात्रा की जाती है। इसके अलावा दुगड्डा भवानी सिंह जो नाथोपुर के निवासी थे और इनके साथ ही इनके जो सहयोगी रहते हैं चंद्र सिंह आज़ाद जी, तो वह और उनके अन्य जो युवा साथी हैं तो वह भी दुगड्डा में आते हैं और 1930 में दुगड्डा के निकट जंगल में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग उनके द्वारा ली जाती है। इसके बाद अगला जो प्रमुख स्थल है तो यह है बिनसर महादेव मंदिर। तो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और यह जो स्थल या देव मंदिर है या मंदिर है तो दूधातोली श्रेणी पर स्थित है और पौड़ी और चमोली बॉर्डर पर यह स्थित है। तो दूधातोली 3 जिलों में विस्तृत यह श्रेणी है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा।
और तालेश्वर दान पत्रों में इसके नाम की बात करें तो बिनसर महादेव को बेणेश्वर स्वामी भी कहा गया है। तो तालेश्वर जो दान पत्र प्राप्त होते हैं तो उसमें बिनसर महादेव को बेणेश्वर स्वामी कहकर संबोधित किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य हमें देखने को मिलता है। और साथ ही जो यह मेला होता है तो इसमें गढ़वाल और कुमाऊं के लोग भाग लेते हैं या सम्मिलित होते हैं। इसके बाद है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो भगवान शिव को समर्पित यह देव स्थल है और ऋषिकेश के पास गंगा जी के निकट या पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर शंभु निशंभु दो प्रमुख पर्वत स्थित हैं। तो यानी ऋषिकेश के निकट ही है और गंगा नदी के तट के पास से जो पहाड़ी है तो वहाँ पर यह स्थित है। इसके बाद है खिरसू। तो खिरसू की बात करें तो पौड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर है और यह प्रदूषण मुक्त एवं प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और यहाँ से हिमाच्छादित यानी बर्फ से लदी हुई पहाड़ियों की श्रृंखलाएं देखने का मनोरम दृश्य प्राप्त होता है। और यह जो स्थल है तो यहाँ पर घने बांझ व देवदार के वन व सेब के बागान हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है ज्वाला या ज्वालपा देवी मंदिर। तो यह जो मंदिर है तो देवी दुर्गा को यह समर्पित है और पौड़ी से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह नयार नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है और इसका जो अन्य नाम है तो दीप्त ज्वालेश्वरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद अगला जो प्रमुख स्थल है तो यह है लैंसडाउन। तो सैन्य नगर के रूप में इसे जाना जाता है। कोटद्वार से 37 किलोमीटर दूर और पौड़ी से 81 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 नवंबर 1887 को यहाँ पर गढ़वाली पलटन का आगमन होता है और सितंबर 1890 में वायसराय के नाम पर जो तत्कालीन वायसराय रहते हैं लॉर्ड लैंसडाउन तो उनके नाम पर इस नगर का नाम लैंसडाउन रखा जाता है और इसका जो प्राचीन नाम था तो कालो डांडा इसका प्राचीन नाम रहता है। इसके बाद इसके पास ही कालेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है और माना जाता है इस नगर को कालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़वाल राइफल्स का जो कमांड ऑफिस है तो यहीं लैंसडाउन में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल हैं जिसमें दरबान सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी का स्मारक है और उसके अलावा यहाँ पर म्यूजियम भी है। टिफिन टॉप यहाँ पर स्थित है और गढ़वाली मैस भी यहाँ पर स्थित है लैंसडाउन में। इसके बाद तारकेश्वर मंदिर है तो भगवान शिव को समर्पित है। लैंसडाउन से 36 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर विश्वगंगा एवं मधुगंगा नदियों का संगम होता है यहीं तारकेश्वर मंदिर के पास। इसके बाद है देवलगढ़। देवलगढ़ की बात करें तो पंवारों की राजधानी भी रह चुकी है। चांदपुरगढ़ के बाद यहाँ पर देवलगढ़ को राजधानी बनाया जाता है जो कि अजयपाल जो शासक रहते हैं 52 गढ़ों का एकीकरण करने वाले शासक हैं तो उनके द्वारा देवलगढ़ को राजधानी बनाया जाता है। तो देवलगढ़ के बाद राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की जाती है और यहीं पर प्राचीन राजराजेश्वरी का प्राचीन मंदिर है और यह गढ़ नरेशों या जो गढ़वाल के शासक थे तो उनको कुलदेवी भी माना जाता है राजराजेश्वरी को। तो श्रीनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है देवलगढ़। इसके बाद है कोट महादेव मंदिर। शीतोष्ण पट्टी में यह स्थित है और महर्षि वाल्मीकि की तप स्थली भी इस क्षेत्र को कहा जाता है और यहाँ पर भगवान राम का आगमन भी होता है। शीतोष्ण पट्टी में माना जाता है कि लवकुश के द्वारा जो अश्वमेघ घोड़ा रहता है तो उसको रोका जाता है और उसके बाद यहाँ पर भगवान राम का आगमन होता है। और साथ ही यहाँ पर माता सती फलस्वाड़ी गांव के मैदान में धरती में समाई थी। तो मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यहाँ पर जो माता सीता हैं तो वह फलस्वाड़ी का जो गांव का मैदान है तो उसमें धरती में समा जाती हैं। तो यह मान्यता यह शीतोष्ण पट्टी में ही फलस्वाड़ी गांव में स्थित है। तो ये था हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसकी जो PDF है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम जो चैनल है वह हमारे जो डिस्क्रिप्शन है तो उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी बने रहें सैनवल क्लास के साथ। धन्यवाद।